हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एथी क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी ने होली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और कुछ लोग आज भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम आ गया है कि अब हम अपनी परीक्षाओं की तरफ और अपनी तैयारी की तरफ रुख कर लें। तो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन भी आ गई है, आपने देखा होगा। और कुल जो पोस्ट हैं 250 हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी पोस्ट बढ़ेंगी, कुछ पोस्ट तो ज़रूर बढ़ेंगी। बिहार पीसीएस का पेपर ऑलरेडी मई मंथ में होना है, जिसकी 7 तारीख जो है आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एकदम अच्छी तरह से पॉजिटिव रूप में लेते हुए अपनी तैयारी को अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन हो चुका, छुट्टियां हो चुकी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये यूपी पीसीएस के द्वारा अब तक जितने भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया गया है, तो उसका ये है जीएस पॉइंटर। और इस जीएस पॉइंटर में आपको हर एक विषय मिलेगा, जिसमें आपको हमने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री करा दिया है। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मिडिवल हिस्ट्री हमारा चल रहा है। इसके साथ ही हमने फिजिक्स कंप्लीट कराया है और केमिस्ट्री चल रहा है। साथ ही साथ हम ज्योग्राफी का भी जीएस पॉइंटर देख रहे हैं। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर देखने हैं यूपी से रिलेटेड और यूपी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो ये हमारे सिर्फ यूपी में ही नहीं, हमारे बीपीएससी में भी बहुत हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो भी एग्जाम है हिंदी भाषी सब में ये हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये जीएस होता है। तो चले देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने जीएस पॉइंटर को। और इससे पहले हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी और इसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य को कवर किया था। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, स्थापत्य और कला तथा साहित्य। इसी के साथ हम मिसलेनियस भी देखेंगे दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद हम अपना जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति, सूफी आंदोलन। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लगभग दो वीडियो में ये कवर हो जाएगा, 2 से 3 में। और इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, यानी कि बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तविक इस्लामी नहीं माना। रीज़न क्या था? कि अधिकतम जो आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे, क्या थे वो? तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें सत्य कथन हमको यहाँ पे देखना होगा। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज कहलाता था सैन्य विभाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्ता क्या थी? इक्ता क्या थी? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ठीक है, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। चले अगला देखते हैं, विभाग एवं संस्थापक सुल्तान। तो दीवान ए बंदगान की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि उसको दास रखने का शौक था। दीवान ए अर्ज किया है बलबन ने, दीवान ए अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया, राजस्व विभाग से रिलेटेड था। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, कृषि से रिलेटेड था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने किया, जो कि एक दान विभाग था। ठीक है, ये खैरात जो था ये दान विभाग था। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग के लिए ये काम करता था, दीवान ए रियासत। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो ये दीवान ए अर्ज है, सेना से संबंधित है, बलबन ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि दीवान ए अर्ज बलबन द्वारा शुरू किया गया था विभाग, और इसका कार्य क्या था? सेना विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत, अभी हमने रियासत देखा था, तो दीवान ए रियासत क्या था? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था और बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। किंतु अगर दीवान ए रिसालत देखा जाए तो रिसालत का मतलब धार्मिक मुद्दों से संबंधित जो विदेश विभाग हैं इनसे संबंधित था। यदि रिसालत का नाम जहाँ आएगा
धार्मिक मुद्दों से संबंधित जो फॉरेन विभाग से रिलेटेड है। दीवान इंशा का क्या है, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। अब दीवान वजारत का है तो ये वित्तीय मामलात से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। देखिए विजारत के बारे में, अभी विजारत था वो वजारत था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग तरीके के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रश्न है राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो ये है तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश के समय पे विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। भूमि उत्पाद पर लगने वाला जो टैक्स था यानी कर था, इसको कौन इंगित करता है, तो देखिए खराज, उस्र और मुक्तई, ये तीन वर्ड हैं। खराज हो गया, उस्र हो गया एवं मुक्तई, ये तीन जो है आपके भूमि उत्पाद पर लगने वाले टैक्सेस हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न, भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, तो देखिए इल्तुतमिश, ठीक है ना, ये याद रखना है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, चौधरी था। सल्तनत काल की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, चौधरी हो जाएगा। सल्तनत काल में कौन, भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व कर जो है यानी कि सर्व का जो टैक्स है सर्वनाम का, ये कहाँ लगाया जाता था, तो देखिए सर्व टैक्स जो था ये सिंचाई पर लगाया जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, जवाबित कौन थे, यानी जवाबित का संबंध किससे था, तो ये राज्य कानून से संबंधित था। धर्मनिरपेक्ष से जवाबित का संबंध था राज्य के कानून से, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हदीस क्या है, तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है, इस्लामिक कानून है। फिर सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब क्या होता था, सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाली राशि, यानी कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाली राशि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राएं हैं। कौन कौन सी मुद्राएं हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा जब ये प्रश्न पूछा गया होगा, 4 विकल्पों में से एक। तो सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया जाता था, तो टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया है, ये चलाया है इल्तुतमिश ने। टंका नामक चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया है। आप इस वीडियो सीरीज को 2 बार तो सुनेंगे ही कम से कम, जिससे आपको ये चीज़ें एकदम रिकॉल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगनी, जीतल किससे बने थे क्रमशः, तो ये है आपका टंका चांदी का था, शसगनी चांदी का था, जीतल था तांबा का, ठीक है। अगला देखते हैं, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले कहाँ अंकित हुआ था, या बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर, ठीक है। चलिए आए हुए प्रश्नों का ही कलेक्शन है ये, अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। फिर है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, ठीक है। मुगल से जो कला स्थापत्य है, साहित्य है, इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत से कला स्थापत्य साहित्य है, जो कि यूपी पीसीएस में इसका बहुत बड़ा रोल है। बिहार पीसीएस में मिडल से प्रीलिम्स में इतना खास रोल नहीं इसका हम मानेंगे, बट यूपी में इसका खास रोल है पीसीएस के मामले में। पीसीएस के जो आयोग है उसके द्वारा जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, भर भर के पूछा जाता है। चलिए, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो आ से अलाई हो गया, अलाई से अलाउद्दीन खिलजी हो गया। थोड़ा सा इस तरह से ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग में जो लाई गई थी, तो ये जो आई थी आपकी घोड़े के नाल के आकार की मेहराब जो थी, मेहराब इसका जो प्रयोग हुआ था अलाई दरवाजा में सबसे पहले हुआ था। तो ये हम देख क्या रहे हैं, ये हम लोग कला एवं स्थापत्य देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, तो कुतुबुद्दीन ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है मरम्मत करवाई थी, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, तो ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने।
भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है तो बलबन का मकबरा है, जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित किया गया है भारत में। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है तो वो क्या है, यह है बलबन के मकबरे में। ठीक है, यानी कि भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बनाया गया था तो वो बलबन का मकबरा था, और इसी में ही प्रथम वास्तविक मेहराब था जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है तो वह है बलबन का मकबरा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन जो स्थापत्य हैं के निर्माण का सही कालानुक्रम बताना होगा। तो सबसे पहले बना कुतुब मीनार, हम सभी को मालूम है। फिर उसके बाद तुगलकाबाद बना, लोधी गार्डन बाद में, फतेहपुर सीकरी सबसे बाद में, क्योंकि ये अकबर के टाइम पे बना था और ये गुलाम वंश का है। इसके बाद तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश आया। तो इस प्रकार से हम इसको कालानुक्रम में लगा लेंगे। चले, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो जो कीर्ति स्तंभ है प्रशस्ति अत्रि और महेश। ठीक है, कुछ अगर मिस्टेक लगे, कुछ गलत बोल दें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित कब हुआ था, तो ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में। अब स्थल और स्थापत्य देखते हैं, महत्वपूर्ण है। दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में बना है, कुव्वतुल इस्लाम। जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, यानी कि ये चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। ठीक है, चले, वास्तुशैली संबद्ध राजवंश देखेंगे। तो देखिए, मेहराब की जो निचली सतह पर कमल कली की झालर है तो ये है खिलजी वंश से संबंधित, यानी कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी के वंश के समय पे ये हुई थी, संबद्ध है। अष्टभुजी मकबरों का उदय कब हुआ, तुगलक काल में। अष्टभुजी मकबरे है ना, 8 भुजाओं वाले मकबरों का जो उदय हुआ था वो तुगलक के टाइम पे हुआ था। फिर स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग कब ये जो किया गया था विजयनगर साम्राज्य के समय पे हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार शर्की राजवंश से संबंधित है। झुकी हुई दीवारें हैं और उनके साथ विशाल मुख्य द्वार हैं तो ये शर्की राजवंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में जो साहित्य है उसको देख लेते हैं, प्रश्न बन जाते हैं इससे, महत्वपूर्ण है ये। किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो देखिए अलबरूनी थे ये, किताब उल हिंद के राइटर थे ये। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज के पटियाले में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि अमीर खुसरो ने क्या भूमिका निभाई है तो खड़ी बोली के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर है दिल्ली के 7 में से, यानी कि दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा, अमीर खुसरो ने देखा एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, खुसरो एक थे तो खुसरो क्या थे, खुसरो थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, तीनों थे ये। नई फारसी काव्य शैली जिसको बोलते हैं सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, अमीर खुसरो थे। सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जो जन्मदाता थे अमीर खुसरो थे। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था, अमीर खुसरो। सत्य कथन देखना होगा, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और मतलब किताब ए नौरस आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, इब्राहिम जोड़ दीजिए आगे। और भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे, तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, अमीर खुसरो ने ही किया है। तबकात नासिरी का राइटर कौन था, मिनहाज उन सिराज, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ग्रंथों का कालानुक्रम देखना होगा, किताब उल हिंद आया, पृथ्वीराज रासो, तबकाल नासिरी, फतवा ए जहांगीरी, ये 4 बुकें हैं और इनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैं इनके अकॉर्डिंग इनको तैयार करना था, सजाना था। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था
तो फारसी लैंग्वेज को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के ये जो आरंभिक रूपों थे इनको इंगित करने के लिए, इसके लिए हम जो है अपभ्रंश भाषा का उपयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है, ताकि कुछ आरंभिक भाषाओं जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं उनके आरंभिक रूपों को इंगित किया जा सके। अब बात करते हैं राइटर एवं उनकी बुक्स की या फिर उनकी रचनाओं की। तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही लिखा है, हजरत हसन निजामी ने ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज ने तबकात नाशिरी, याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही, अमीर खुसरो खजाइन उल फतू, जियाउद्दीन बर्नी फतवाए जहांगीरी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन यूपी वाले एग्जाम देना है तो जरूर देखें। हाँ, इसके साथ ही अदर स्टेट हिंदी भाषी राज्य के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मुल्ला दाऊद ने चंदायन, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, दामोदर कवि, सोमनाथ ने राग विबोध हो गया, अमीर खुसरो ने आशिका, फिर तारीख़ फिरोजशाही शमसे सिराज अफीक हो गया, अफीफ, तुगलक नामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तारीख़ हिंद, किताबुल हिंद को अलबरूनी ने लिखा, जिसको तारीख़ हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तारीख़ दिल्ली खुसरो ने लिखा है, रहला इब्न बतूता ने लिखा है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए, लेखक हैं और उनकी कृतियां हैं। तो हकाइक ए हिंदी लिखा है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। तहजीबुल अखलात लिखा है इब्न मिसकाविया ने। कुंजुल तिजार बैलक अल कवायकी, जमाऊ ये जो है आपका जमामी उतल हिकायत, तो ये लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि 4 आपके ऑप्शन आएंगे, तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे चारों ही मालूम हो, या ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं मालूम हो। तो उन 4 में से कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं और हमको मिलान करना होता है या फिर उनको अरेंज करना होता है, तो ये गलत पहचानना, तो ये सब आप कर लेते हो क्योंकि आपको कम से कम 4 में से 2 या 3 आ रहे होते हैं, या एटलीस्ट आपको 2 तो आ ही रहे होते हैं। तो इनमें से अगर आपको सारे नहीं भी याद हो रहे तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको कुछ अगर याद हो जाते तो काफ़ी रहेगा। चलिए, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका तबकात नाशरी में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अटैक किया था और उसने वहाँ के सारे जैसे नालंदा जो आपका यूनिवर्सिटी था वहाँ का ओल्ड वाला, ये सब जलाया था, तो उस टाइम का जो भी वर्णन है आपको तबकात नाशरी में मिल जाता है। पहला वर्णन की बात हो रही है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वीणा हो गया, ढोलक हो गया तथा सारंगी के साथ सितार, ये 4 वाद्य यंत्र हैं, संगीत वाद्य यंत्र। वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार, इनमें से वह हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। मतलब ऐसा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो कि हिंदू और मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो ये है आपका सितार। क्या है? सितार है, जो कि हिंदू मुस्लिम में श्रेष्ठ है। संगीत यंत्र तबला, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने ही तबला का भी जो है प्रचलन किया था, और इसके अलावा भी अमीर खुसरो ने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। आप उनको पढ़ें, समझें, ठीक है, और अच्छे से समझें। अब देखते हैं नाम और संगीत। तो देखिए, राणा कुंभा संगीत राज के नाम से, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी राग चंद्रिका के नाम से, पुंडरीक विठल रागमाला के नाम से, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम के नाम से जाने जाते हैं। फिर आते हैं दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था। तो ये संस्मरण लिखने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के मिसलिनियस की, विविध की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्नों में आते रहते हैं एग्जाम्स टाइम पे। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने, ठीक है। ये जो बंदान है या बंदगान है, उलेमा यानी कहलाते थे, उलेमा कहलाते थे। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। सुमेलन देखना होगा, यात्री और देश से रिलेटेड है। तो मार्को पोलो इटली से आए थे, अब्दुल रज्जाक ईरान से, नूनिस पुर्तगाल से आए थे। फिर सुल्तान और उनके राज्य देखने होंगे, बहादुर शाह गुजरात से थे, चांद बीबी बीजापुर से थी, रजिया सुल्तान दिल्ली से थी, बाज बहादुर कहाँ थे? मालवा से थे।
भारत के यात्रियों का आगमन का कालानुक्रम देखना होगा। सबसे पहले अलबरूनी आया, फिर इब्न बतूता, फिर ट्रेवेनियर, उसके बाद मनूची आया सबसे आखिरी में। ठीक है, ये यात्रा आगमन ये सब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके साथ हम लोग देख लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, जो कि विदेशी यात्री बौद्ध धर्म से संबंधित थे, किंतु हम लोगों को मिडिवल हिस्ट्री में भी थोड़ा सा देखना होगा यूपी से रिलेटेड, क्योंकि यूपी में इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे से बनाते हैं वो लोग। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना कहाँ दी गई है? तो ये दिया गया है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना आपका जो है दी गई है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। आपको अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश के आसपास आते हैं, और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार किया। तो पूर्व आधुनिक काल का संसार का जो सबसे जो बड़ा वह यात्री था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, तो वो कौन था? तो इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। फिर आते हैं कृष्णदेव राय, और उन मतलब लेखक हैं और उनके ग्रंथ हैं। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि इन लेखकों के क्या क्या ग्रंथ हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद लिखा है, महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रश्न लिखा है, भोजदेव ने समरांगण सूत्रधार लिखा है, सोमेश्वर ने लिखा है मानसोल्लास। फिर आते हैं घटनाओं का सही कालानुक्रम देखना होगा। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज शाह की मृत्यु हो गई, पुर्तगालियों का आगमन हो गया, और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन काल शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं ये कुछ घटनाएं हैं और उनका कालानुक्रम देखना होगा हमको। घटनाएं एवं उनका सही कालानुक्रम देखना होगा। तो सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई, अफगानपुर षड्यंत्र हुआ, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया। ये सब तभी होगा जब आप डीपली पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको आसान समझ में आने लगेंगी। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हो गई थी? तो फ्रेंड्स ये है जौहर प्रथा, जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हो गई थी। जौहर जो प्रथा है, इसमें होता क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे बता दिया जाए कि इसमें जो लड़की होती है, यानी कि दुल्हन होती है, राजा की वाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अग्निकुंड में आहूत कर देती है। ठीक है, इसमें ये होता है जौहर प्रथा में। चलिए, युद्ध और समय देखना होगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, अशोका के टाइम पे, अशोका के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। तराइन का सेकेंड जो वार हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। तालीकोटा 1565 ईस्वी में। घाघरा का 1529 ईस्वी में। शासक और उसके प्रमुख कार्य, अकबर ने आईने दहशाला स्टार्ट करवाया, मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा शुरू की, इल्तुतमिश ने चहलगामी अमीर स्टार्ट किया, और शेर शाह ने सड़क आजम स्टार्ट किया। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया तो वो है खिलजी। आइन उल मुल्क जो मुल्तानी है, मुल्क मुल्तानी, इनके शासकों के अधीन सेवा थी, वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यानी आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वो थे ये जो आपके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान है यहाँ पे, या फिर लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, तो हेमचंद्र सूरी। ठीक है। मुगल कालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम ये कहाँ प्रयुक्त किए जाते थे? तो ग्राम मुखिया के लिए किए जाते थे। महत्तर और पट्टिकिल ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त किया जाते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। रीजन फिर से देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो उस टाइम पे जो खेती होती नहीं थी वो थी मक्का उस टाइम पे नहीं खेती उसकी की जाती थी। ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कवर हुआ। भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश है हमारे,
उत्तर भारत में, और भक्ति तथा सूफी आंदोलन हो जाएगा। फिर आपका मुगल वंश स्टार्ट होता है, और मुगल वंश के जस्ट बाद आपको मुगल प्रशासन आ जाएगा, मुगल कालीन का प्रशासन, संगीत, चित्रकला। फिर आपका जो है आता है सिख संप्रदाय, मराठा संघ, इसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन। इतना टॉपिक है, और इसके बाद में आपको आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको अब से जो है सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। जब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। जो भी आप इसको कम से कम 2 बार जरूर सुनिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।